गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। स्वागत है आपका बायोलॉजी की क्लास में और स्वागत है आपका 12th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स वाली क्लास में। आज हम दोस्तों मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्धन वाला टॉपिक लेके चल रहे हैं। पिछले लेक्चर तक हमने नर युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्धन कंप्लीट कर लिया था। आज हम ये वाला बिंदु देखेंगे। तो इसमें उसी की तरह दोस्तों मादा युग्मकोद्भिद का विकास किससे होगा? मादा लैंगिक अंगों से होगा। तो पुष्प में मादा लैंगिक अंग क्या होता है वो हमने देखा था। मादा लैंगिक अंग उसका नाम है जायांग और इसकी इंग्लिश मीनिंग देखे तो गायनेशियम। और इसकी एक इकाई सिंगल यूनिट क्या कहलाती है दोस्तों? इसकी इकाई कहलाती है अंडक और इसे बोलते हैं कार्पल। अंडक को क्या बोलेंगे? कार्पल। ये इसकी एक इकाई कहलाती है। और हमने पिछली बार अंडक की स्ट्रक्चर देखी थी। जिस प्रकार नर लैंगिक अंग था पुमंग और उसकी इकाई थी पुंकेसर, उसी तरीके से हम अंडक की स्ट्रक्चर देख रहे हैं किस तरीके से होती है। तो एक अंडक में क्या होगा? 3 भाग होंगे। ये वाली स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं अंडक। और इसके 3 पार्ट हो जाते हैं दोस्तों। फर्स्ट पार्ट इसे बोलते हैं वृत्तिकाग्र या स्टिग्मा। इस वाले पार्ट पर नर जनन अंग से विकसित पराग कण आकर बैठते हैं दोस्तों। इस वाले भाग पर आकर क्या बैठते हैं? पराग कण। और यहाँ पर पहुंचने के बाद उनका क्या होता है? अंकुरण। और अंकुरण के पश्चात उन्हीं पराग कणों को हम क्या बोल देते हैं? नर युग्मकोद्भिद बोल देते हैं। तो वर्तिकाग्र वाले भाग पर बैठेंगे पराग कण। सेकेंड वाला पार्ट है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं हम, इसका नाम हो जाएगा वृत्तिका और इसके इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। और दोस्तों ये वाला पार्ट क्या होता है? ये परागकण यहाँ पर बैठ के अंकुरित होंगे और इससे एक पराग नलिका निकलेगी। उन पराग नलिका में क्या होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। उनको रास्ता प्रदान करने का काम कौन करता है? वृत्तिका। अर्थात अंडाशय तक पहुंचाएगी कौन? वृत्तिका। तो इसका काम हो जाएगा नर युग्मकोद्भिदों को रास्ता प्रदान करना। अब इसी प्रकार से अंडक का आधारीय और फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं अंडाशय, ओवेरी। और ओवेरी में क्या लगे होते हैं? बीजांड। और बीजांड क्या होता है? बीजांड गुरु बीजाणुधानी का कार्य करता है। जिस प्रकार नर युग्मकोद्भिद के विकास में हमने देखा था कि पुंकेसर के शीर्ष भाग को पराग कोष बोलते हैं और उसमें किसका विकास होता है? लघु बीजाणुधानी का। उसी प्रकार अंडक का जो आधारीय और फूला हुआ भाग होता है उसमें क्या मौजूद होते हैं? बीजांड मौजूद होते हैं। और उन बीजांडों को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गुरु बीजाणुधानी। तो गुरु बीजाणुधानी क्या होती है दोस्तों?
इसी का स्पेशल नाम है बीजांड ओव्यूल। तो बीजांड क्या होता है, सबसे पहले हमें इसकी स्ट्रक्चर जाननी होगी कि किस तरीके से अंडाशय में बीजांड विकसित होते हैं, उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। तो एक प्रारूपिक बीजांड की स्ट्रक्चर अगर हम देखें दोस्तों, तो ये इस तरीके से नजर आती है हमें। ये बन गया आपका बीजांड। बीजांड में क्या होता है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, जो आपको अंडाकार भाग दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को बोलते हैं बीजांड काई। और इसी में किसका विकास होगा, गुरु बीजाणु का विकास होगा। गुरु बीजाणु बनेंगे और उसी गुरु बीजाणु को बाद में जाके हम क्या बोल देंगे, मादा युग्मकोद्भिद बोलेंगे दोस्तों। तो प्रारंभ में अगर हम बीजांड की स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके की होती है, और जैसे जैसे ये डेवलप होता जाता है तो इसमें क्या है, कोशिकाएं पाई जाती है। समान प्रकार की कोशिकाएं होगी स्टार्टिंग में। इन कोशिकाओं को बोलते हैं मर्दूत की कोशिकाएं, पेरेनकाइमेटस सेल्स। तो इसमें स्टार्टिंग में पेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है, और इस वाले भाग को क्या बोल रहे हैं, बीजांड काय न्यूसिलस। अब इसमें धीरे धीरे क्या होगा, विभाजन होगा। जो आगे पढ़ेंगे हम किस तरीके से डिवाइडेशन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन से एक स्ट्रक्चर बनती है। उस स्ट्रक्चर को बोल देंगे हम, उसको बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश में क्या होता है, 3 कोशिकाएं इस साइड में होती है, 3 ही कोशिकाएं इस साइड में होती है। बीच में एक केंद्रक होता है जिसमें जो 2 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, भ्रूण कोश, जो आगे जाके विकसित होगी बीजांड में। अब हम इसके एक एक पार्ट की चर्चा कर लेते हैं। ये मेन पार्ट हो गया इसका, इसको बोलते हैं हम बीजांड काय। ये हो गया बीजांड काय। अब बीजांड काय के बाहर आपको ये इसकी कवरिंग दिखाई दे रही होगी, इसका आवरण दिखाई दे रहा होगा। इस आवरण को बोलते हैं अध्यावरण। और सामान्यतः जनरली अगर हम बात करें तो अध्यावरण 2 प्रकार के या 2 लेयर होती है प्रत्येक बीजांड में। कुछ अपवाद है जिनमें एक ही अध्यावरण होता है, या फिर कभी कभी अध्यावरण अनुपस्थित भी हो सकते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। ये वाला हो गया अंत अध्यावरण, अंदर वाली परत है ये दोस्तों, जो किसको कवर कर रही है, बीजांड काय को। इसे बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। और बाहर की तरफ होता है उसे बोलते हैं बाह्य अध्यावरण। या आउटर इंटेग्यूमेंट। अब अध्यावरण हो गए, बीजांड काय हो गया। अब इसके बाहर इसका ये नीचे वाला भाग, जहां पर क्या नहीं है दोस्तों, जहां पर अध्यावरण नहीं है, यहां भी होगा अध्यावरण, और यहां भी ये तो कवरिंग है सही, ठीक है। ये ढके हुए होते हैं एक दूसरे से, इसकी पूरी होती है कवरिंग। हमें क्या है, सुविधा की दृष्टि से इसे इसका एक और पार्ट पढ़ना है, इसलिए नहीं बना रहा मैं यहाँ पर। लेकिन जो बीजांड काय का वह भाग जो अध्यावरण से ढका हुआ नहीं होता है,
उस वाले भाग को बोलते हैं हम बीजांड द्वार। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। और इस बीजांड द्वार के ठीक विपरीत साइड में क्या होता है? इसके ठीक विपरीत साइड में होता है निभाग चलाजा, CHALAZA। ये वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं हम निभाग। और दोस्तों, एक प्रारूपिक बीजांड का आधारीय भाग अगर हम बोले तो वो आधारीय भाग क्या होता है? निभाग होता है। ये PMT में आया है हुआ क्वेश्चन है, इसे याद रखना है दोस्तों। एक प्रारूपिक बीजांड में आधारीय भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। और इसी निभाग वाले भाग से किसका निर्माण होता है? अध्यावरणों का निर्माण होता है। जो ये अध्यावरण पाए जाते हैं वो किससे विकसित होते हैं? निभाग से विकसित होते हैं। अब इस पार्ट की चर्चा कर लेते हैं हम। ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये डंडी नुमा भाग है, इसे बोलते हैं बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत। और बीजांड व्रंत के नीचे का सिरा, अब देखो ये डंडी नुमा भाग रह गया और इसके नीचे का सिरा किससे जाके जुड़ेगा? अंडाशय की भित्ति से जुड़ेगा। हमने क्या देखा था कि अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। तो ये वाला भाग किससे जुड़ेगा? अंडाशय की भित्ति से जुड़ेगा। और ये अंडाशय का, ये बीजांड व्रंत का वह भाग जो अंडाशय से जुड़ता है, उसकी भित्ति से जुड़ता है, उसको बोलते हैं बीजांडासन। तो ये क्या हो जाएगा? बीजांडासन वाला भाग है, वो हम अभी लिख देंगे परिभाषा के रूप में। और बीजांड व्रंत से बीजांड जुड़ता है। बीजांड व्रंत से बीजांड जिस बिंदु पर जुड़ता है या जिस पार्ट से जुड़ता है उस वाले बिंदु को क्या मान लेंगे हम? उस वाले बिंदु को बोलेंगे हम नाभिका या हाइलम। ये है नाभिका। ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि ये तीन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स कि बीजांड व्रंत कौन सा होता है, बीजांड आसन क्या होता है, और नाभिका क्या होती है, और निभाग क्या होता है। इसलिए हम इसके सारे पार्ट्स या सारे नाम यही जान लेंगे तो आगे हमें दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? नाभिका कहलाएगा। इसे बोलते हैं नाभिका वाला भाग है ये। और बीजांड व्रंत का वह भाग जो बीजांड से जुड़ा हुआ होता है, बीजांड से को जोड़ता है। तो दोनों के बीच में योजक कड़ी का काम कौन करेगी? नाभिका करेगी। अब हम इसके एक एक भाग की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला भाग हमारे क्या है? अध्यावर बीजांड काय देखते हैं। सबसे पहले बीजांड काय। यह बीजांड का केंद्रीय भाग होता है। केंद्रीय भाग होता है जो समान प्रकार की मृदुतकीय, मृदुतकीय का मीन्स होता है पेरेनकाइमेटस। ये जो हम उत्तक वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा पेरेनकाइमेटस सेल्स क्या होती है। तो समान प्रकार की मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। बना होता है। ये हो गया हमारे बीजांड काय। और इसमें किसका विकास होता है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन से भ्रूण कोश का विकास होता है। भ्रूण कोश का विकास होगा। और इसी भ्रूण कोश को आगे जाके हम क्या बोल देंगे? मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा बीजांड काय। सेकंड वाला पार्ट है हमारा
अध्यावरण, बीजांड के निभाग वाले भाग से उत्पन्न आवरण, बीजांड के निभाग वाले भाग से उत्पन्न सुरक्षात्मक आवरण, क्या कहलाता है? अध्यावरण कहलाता है। और ये कितने होते हैं? दो होते हैं सामान्यतः। सामान्यतः कितने होंगे? दो होंगे, बाह्य और अंतः, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। दोस्तों अगर इनकी संख्या देखें तो अध्यावरण के हिसाब से बीजांड 3 प्रकार के हो जाते हैं। अध्यावरण की संख्या के आधार पर बीजांड कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। अध्यावरण की संख्या के आधार पर बीजांड के प्रकार, आधार पर बीजांड के प्रकार कितने प्रकार हो जाते हैं? 3 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हो जाएगा द्विअध्यावरणी, द्विअध्यावरणी बीजांड। ये नाम से समझ में आ रहा होगा, इसकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं बाई इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट, बाई टेगमेंट, टेगमेटिक बोल देते हैं इसे, बाई टेगमेटिक, बाई टेगमेटिक प्रकार का ओव्यूल है ये। और अधिकांश जो जिम्नो एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें कौन से प्रकार का बीजांड होता है? द्विअध्यावरणी प्रकार का होता है। दूसरा, अगर अध्यावरण एक ही हो तो उसे बोलते हैं एक अध्यावरणी बीजांड। इसका नाम हो जाएगा यूनिटेगमेटिक, यूनिटेगमेटिक टाइप का ओव्यूल। और तीसरा और फाइनल है एटेगमेटिक या अध्यावरणी, अध्यावरणी बीजांड, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का अध्यावरण नहीं पाया जाए तो उसका नाम हो जाएगा एटेगमेटिक। तो ये अध्यावरण के 3 प्रकार याद रखने हैं दोस्तों। इसके बाद हम चर्चा करते हैं बीजांड द्वार पर। बीजांड द्वार, बीजांड द्वार क्या होता है? बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल, बीजांड का वह भाग जो अध्यावरण से ढका हुआ नहीं होता है। बीजांड का वह भाग जहां पर अध्यावरण क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। बीजांड में वह छिद्रनुमा भाग जहां क्या अनुपस्थित हो? अध्यावरण नहीं पाए जाते, क्या कहलाता है? बीजांड द्वार वाला भाग कहलाता है। और ये बीजांड द्वार वाला भाग ही वो वाला भाग है दोस्तों जहां से नर युग्मकोद्भिद के जो 2 नर युग्मक है वो यहाँ से होकर के किस में प्रवेश करेंगे? भ्रूण कोश में प्रवेश करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों देखिए आप, ये भ्रूण कोश का विकास है किस साइड में होगा? बीजांड द्वार की साइड में होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बीजांड काय में जो भ्रूण कोश का विकास होता है
वो किस वाले भाग की तरफ होता है, बीजांड द्वार की तरफ होता है या निभाग की तरफ होता है? तो किसकी तरफ होता है? बीजांड द्वार की तरफ होता है। अब हमारा आगे का भाग होगा निभाग। निभाग इसे बोलते हैं शैलाजा। यह बीजांड का आधारीय भाग है। बीजांड का आधारीय भाग। ये जो मैं लाइनें लिखा रहा हूँ एज इट इज याद रखनी है। एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं पीएमटी में दोस्तों इनसे। और मेरी राय ये होगी आपसे कि अगर आप पीएमटी क्रैक करना चाहते हो तो एनसीईआरटी तो आपको क्लियर होनी ही चाहिए। तो निभाग क्या होता है? बीजांड का आधारीय भाग होता है, जिससे किसका निर्माण होगा? जिससे अध्यावरण का निर्माण होता है। और ये किस साइड में मौजूद होता है? ये बीजांड द्वार के विपरीत साइड में उपस्थित होता है। ये बीजांड द्वार के विपरीत होता है। बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में स्थित होता है। ये हो गई निभाग के बारे में चर्चा। अब हम बात करते हैं बीजांड वृंत के बारे में। कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है, ये डंडी नुमा भाग है जो किसको जोड़ने का काम करता है? बीजांड को अंडाशय की भित्ति से जोड़ने का काम करता है। तो नाभिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। नाभिका क्या होती है? नाभिका या हाइलम, इस वाले भाग को बोलते हैं हाइलम। बीजांड व बीजांड वृंत के मध्य का भाग, बीजांड और बीजांड वृंत के मध्य का भाग, मध्य का भाग क्या कहलाता है? नाभिका कहलाता है। कहने का मतलब है ये दोनों भाग बीजांड वृंत और बीजांड दोनों को जोड़ने का काम करता है नाभिका। अब हम देख लेते हैं कि ये बीजांड इसी तरीके का होता है सभी पादपों में या फिर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बीजांड इस तरीके का नहीं होता। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये बीजांड का वह प्रकार है जिसे हम बोलते हैं प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड एनाट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल है वो क्या होता है? प्रतीप बीजांड कहलाता है। और अधिकांश जो एंजियोस्पर्म्स है, यही स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट वाली बात, तो ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है दोस्तों। अब और कौन कौन से बीजांड होंगे, उनकी कैसी स्ट्रक्चर होगी और वो स्ट्रक्चर क्यों होती है, तो मैं यही बता देता हूं आपको वो स्ट्रक्चर क्यों बदल जाती है इनकी, या इनका टाइप क्यों बदल जाता है। इसमें जो ये वाला भाग है बीजांड का ये वाला भाग, और इस पर जो अध्यावरण उपस्थित है ये क्या है? ये पूरा भाग यहां से लेकर के यहां तक का जो ये पूरा भाग है ये क्या है? एंगल बनाता है। 180 का बनाएगा, 360 का बनाएगा, 90 का बनाएगा, या फिर इस भ्रूण कोश ये जो बीजांड काय है उसमें कर्व आ जाएगा, या फिर ये भ्रूण कोश है वो क्या है? बीजांड द्वार के साइड में ज्यादा ही चला जाएगा, उसमें घूम जाएगा, इसकी दिशा बदल जाएगी। इस हिसाब से बीजांड के 6 प्रकार हो जाएंगे दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों बीजांड के प्रकार। तो बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। बीजांड जिसे हम ओव्यूल बोलते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों?
6 प्रकार के बताए गए हैं, तो इसके 6 प्रकार हो जाएंगे। ये कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। इसका जो फर्स्ट प्रकार होगा वो होगा रिजु। रिजु वैसे सरल लाइन होती है उसको बोलते हैं, तो रिजु या ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस बीजांड, ये फर्स्ट टाइप हो गया। उसके बाद सेकंड टाइप हो जाएगा प्रतीप बीजांड, इसे बोलते हैं एनाट्रोपस बीजांड। दोस्तों हमारा जो तीसरे प्रकार का बीजांड है वो होगा अर्ध प्रतीप। अर्ध का मतलब होता है हेमी और प्रतीप मतलब होता है एनाट्रोपस, तो हेमी एनाट्रोपस बीजांड। और जो फोर्थ टाइप है बीजांड का वो हो जाएगा अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस बीजांड। और दोस्तों इसके बाद जो पांचवा प्रकार है वो हो जाएगा वक्र या कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार का बीजांड। और लास्ट बीजांड होगा कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार के बीजांड हो गए। फर्स्ट हो गया रिजु या ऑर्थोट्रोपस टाइप का बीजांड, सेकंड है प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड। इस प्रकार से अर्ध प्रतीप, अनुप्रस्थ, वक्र और कुंडलित, ये है 6 प्रकार के बीजांड। दोस्तों इनमें से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हो जाएगा रिजु, प्रतीप और वक्र प्रकार का बीजांड, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजु प्रकार के बीजांड की। ये क्या होता है रिजु बीजांड? इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये हो गया हमारा बीजांड काय, और ऊपर की साइड में हमने बनाया है भ्रूण कोश। दोस्तों इसका थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, तो ये तो हो गया क्या बीजांड काय, और ये हो गया भ्रूण कोश। और इस साइड में क्या होता है, भ्रूण कोश साइड में होता है बीजांड द्वार। तो यहाँ से क्या होगा, अध्यावरण स्टार्ट होगा, तो ये है अंत अध्यावरण, और उसके बाद ये बाह्य अध्यावरण। तो ये हो जाता है रिजु प्रकार का बीजांड। इसमें जो 3 पार्ट है मुख्यतः बीजांड व्रंत, निभाग और बीजांड द्वार, ये 3 भाग हमें याद रखने हैं। तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बीजांड द्वार। ये हो जाता है बीजांड व्रंत, और इसके जस्ट ऊपर बीजांड द्वार के विपरीत साइड में क्या होता है, निभाग वाला भाग होता है, चलाजा पार्ट होता है दोस्तों। तो ये है रिजु प्रकार का बीजांड। इसकी सिंपल परिभाषा ये होगी, इसमें इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत एक ही रेखा में स्थित होते हैं, एक ही सीध में पाए जाते हैं। ये तीनों एक ही सीध में पाए जाने के कारण ये क्या है, रिजु प्रकार का बीजांड कहलाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी दोस्तों कि बीजांड व्रंत की साइड में कौन सा भाग उपस्थित होगा, निभाग वाला भाग पाया जाएगा। तो ये है हमारा रिजु प्रकार का बीजांड।
और ये किस किस में पाया जाता है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म पौधे, जिम्नोस्पर्म पौधे क्या है, एंजियोस्पर्म से पूर्व के प्लांट होते हैं, अर्थात एंजियोस्पर्म से थोड़े कम विकसित प्लांट होते हैं। और दूसरा है एंजियोस्पर्म में पोलीगोनेसी, पोलीगोनेसी फैमिली और पाइपरेसी फैमिली, पाइपरेसी फैमिली, ये जो दो फैमिली है उसमें भी क्या होगा, रिजु बीजांड मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिम्नोस्पर्म के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पर काम आएगा कि यहाँ कौन से प्रकार का बीजांड पाया जाता है, रिजु प्रकार का बीजांड। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बीजांड का प्रकार होगा वो क्या होगा, प्रतीप, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है, एंजियोस्पर्म वाला पार्ट है। जो भी हमारा टॉपिक है वो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है, और ये जो बीजांड हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा। तो हमारा जो सेकंड टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड, बीजांड, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो गया हमारा भ्रूण कोश। ये क्या है, सॉरी दोस्तों बीजांड का ही होगा, लेकिन इससे पहले में क्या है, जो हमने जो प्रकार पढ़ा है रिजु वाला वो बना लेते हैं यहाँ पर, वो हमारे काम आने वाला है समझने की दृष्टि से। ये हमने पढ़ा था ये कौन से प्रकार का बीजांड है, ये रिजु प्रकार का बीजांड है। अब इसमें क्या होगा, ये तो हो गया बीजांड काई, और इसमें बीजांड काई क्या होगा, इसमें भ्रूण कोश नीचे की तरफ होगा दोस्तों, यहाँ क्या है ऊपर की ओर, इसे प्रतीप बीजांड, प्रतीप बीजांड जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रतीप नाम क्यों पड़ा इसका, इसकी अगर हम रिजु बीजांड से तुलना करते हैं तो ये वाला पार्ट जो ये बीजांड काय वाला भाग है और इसमें जो ये आंतरिक अध्यावरण है वो वाला भाग क्या होता है, घूम जाता है। कितने डिग्री से घूम जाता है, 180 डिग्री से घूम जाता है। अगर मैं चर्चा करूं इस बीजांड की, तो इसमें ये ऊपर वाला पार्ट मैं बीजांड द्वार मान के चलूं और नीचे वाला पार्ट निभाग वाला भाग मान के चलूं, और ये कौन सा बीजांड हो गया, रिजु प्रकार का बीजांड। और अगर हम इसे प्रतीप में बदलना चाहे तो ये 180 डिग्री घुमाएंगे इसको, तो ये किस प्रकार आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा, अर्थात बीजांड द्वार वाला भाग क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो निभाग वाला भाग है वो क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसलिए देखो बीजांड द्वार वाला भाग नीचे आ गया तो भ्रूण कोश वाला भाग भी हमारे पास कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और यहां से क्या है अध्यावरण उपस्थित होंगे, और ये इस तरीके से बन जाता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा प्रतीप प्रकार का बीजांड। अब इसमें ये वाला भाग क्या है, ये वाला पार्ट है हमारा बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, और ये वाला भाग क्या है, बीजांड व्रंत वाला भाग है। ये डायग्राम हमने पहले भी देखा था, जो प्रारूपिक बीजांड की स्ट्रक्चर देखी थी उसमें, और ये वाला भाग क्या हो जाता है, निभाग हो जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें अंतर ये हुआ दोस्तों कि रिजु प्रकार के बीजांड में जो निभाग और बीजांड द्वार की पोजीशन थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, 180 डिग्री से घूम गया, तो इसकी पोजीशन है चेंज हो जाती है। तो इसमें निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत होते तो एक सीध में ही है, लेकिन रिजु की तुलना में 180 डिग्री पर घूम जाते हैं, तो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये, और बीजांड द्वार इसमें बीजांड व्रंत की साइड में आ जाता है।
अब इसके उदाहरण देख लेते हैं ये किस किस में होता है। तो ये अधिकांश जो मोस्टली जो भी हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें कौन से प्रकार का बीजांड मिलेगा? प्रतीव प्रकार का बीजांड मिलेगा। अधिकांश एंजियोस्पर्म इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनसीईआरटी में इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। एनसीईआरटी में सवाल भी बनते हैं और इसी से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आते हैं और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। अब हम एक और बीजांड पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यह है वक्र प्रकार का बीजांड। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं हम दोस्तों। वक्र बीजांड क्या होता है ये? इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो बीजांड है प्रतीप बीजांड की तरह ही होगी स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा चेंज आ जाएगा। नाम से पता चल रहा है वक्र, वक्र का मतलब है घुमा हुआ। तो इसमें बीजांड काई किस तरह मुड़ जाता है? घोड़े की नाल की तरह मुड़ जाता है। तो देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी। ये जो बीजांड काय हम इस तरीके से बना रहे थे वो इस तरीके से नहीं बन के इसमें कैसे बनेगा? इसमें दोस्तों बीजांड काय बन जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया बीजांड काय। और इस साइड में क्या है? हमारा भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश इस साइड में होगा तो अध्यावरण भी इस साइड से स्टार्ट होंगे। ये है अध्यावरणीय भाग। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरीके से बना लेते हैं हम थोड़ा। अब ये इसकी स्थिति हो जाएगी इस तरीके से। ये हमारा क्या हो गया? वक्र प्रकार का बीजांड हो गया, जिसमें जो बीजांड काय है वो क्या होता है? घोड़े की नाल की तरह घूम जाता है, वक्रित हो जाता है। और ये है बीजांड द्वार। ये क्या है? बीजांड द्वार। और ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग हो जाएगा हमारा निभाग। और नीचे क्या है? बीजांड व्रंत। दोस्तों ये जो बीजांड है उसमें निभाग और बीजांड व्रंत को मिलाने वाली लाइन खींचे, और ये बीजांड द्वार को मिलाने वाली और निभाग को मिलाने पर एक लाइन बनती है सीधी रेखा, और उसके नीचे एक 90 डिग्री पे एंगल बनता है बीजांड व्रंत की तरफ। तो इसमें बीजांड द्वार और निभाग को मिलाने वाली रेखा बीजांड व्रंत से कितना कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये क्या है? वक्र प्रकार का बीजांड है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल है क्रूसीफेरी कुल। क्रूसीफेरी कुल, जिसका अभी वर्तमान में नाम बदलकर क्या हो गया है? ब्रेसिकेसी कुल। ब्रेसिकेसी कुल इसका जो वर्तमान नाम है वो है, और दूसरा है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी ACE अगर किसी भी वर्ड के आगे आ रहा है तो वो किसी भी फैमिली को शो करता है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया वक्र प्रकार का बीजांड। इसकी मैंने आपको समझा दिया, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया क्रूसीफेरी कुल और लेग्यूमिनेसी कुल। इसके पश्चात जो बाकी बचते हैं हमारे पास अर्ध प्रतीप, अनुप्रस्थ और कुंडलित, इन्हें पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए हम अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। हमारा अगला बिंदु होगा गुरु बीजाणु जनन। तो बीजांड है उसमें क्या होंगे? गुरु बीजाणु बनेंगे। ये गुरु बीजाणु धानी होती है दोस्तों। बीजांड को क्या बोलते हैं हम? गुरु बीजाणु धानी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गुरु बीजाणु धानी में किस प्रकार गुरु बीजाणु बन रहे हैं, तो वो समझ लेते हैं हम।
गुरु बीजाणु जनन। हमने लघु बीजाणु जनन में पढ़ा था कि भ्रूण कोश में प्रारंभ में समान प्रकार की कोशिकाएं होती है, वो क्या है, बड़ी होकर के आगे जाकर के प्रपशु कोशिका बनाएंगे। सेम उसी तरीके से गुरु बीजाणु जनन में भी प्रपशु या आर्किस्पोरियल सेल्स बनती है, और वो आर्किस्पोरियल सेल्स उसी की तरह परिणत विभाजन द्वारा दो प्रकार की कोशिकाएं बनाएंगे, प्राथमिक भित्ति कोशिका और गुरु बीजाणु जन कोशिका। तो देख लेते हैं। गुरु बीजाणु जनन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया, गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसे बनेगी और उससे गुरु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार होगा, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणुधानी, उसमें सबसे मेन पार्ट जो केंद्रीय भाग है वो क्या होता है, बीजांडकाय होता है। तो बीजांडकाय में बीजांडकाय प्रारंभ में क्या होता है, इस प्रकार की कोशिकाएं होती है, उसमें हमने उसको मर्दूत की प्रकार की कोशिकाएं नाम दिया था दोस्तों। ये बीजांडकाय है प्रारंभ में, जो इसकी कोशिकाएं हैं समान प्रकार की है, इनको मर्दूत की कोशिका नाम दिया था। तो ये सबसे पहले तो इस स्टेज में रहेगा। इसके पश्चात क्या होगा, बीजांडकाय में प्रपशु कोशिका बनेगी, प्रपशु सेल्स या आर्किस्पोरियल सेल्स बनेगी। आर्किस्पोरियल सेल्स का निर्माण हो गया तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ कोशिकाएं क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये मान लो मैंने एक कोशिका को बड़ा करके दिखा दिया इसमें, तो कुछ कोशिकाएं क्या हो गई, बड़ी हो गई, और उन्होंने क्या है, प्रपशु कोशिका का निर्माण कर लिया। इसमें बाद में एक डिवीजन होगा जिसे बोलते हैं परिणत प्रकार का विभाजन। तो परिणत विभाजन होगा और दो प्रकार की कोशिकाएं बनाएगी। तो फर्स्ट टाइप की कोशिका हो जाएगी प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका। ये सेम उसी तरीके से चल रहा है जैसे हम लघु बीजाणु जनन में पढ़ रहे थे। दूसरा है गुरु बीजाणु जन कोशिका, जन कोशिका। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, गुरु बीजाणु जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है वो क्या करेगी, भित्ति का निर्माण करेगी। देखो भित्ति निर्माण कोशिका है तो किसका निर्माण करेगी, भित्ति का निर्माण। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, भित्ति निर्माण। अब यहाँ पे वो डिफरेंशिएशन नहीं है, वहां पर 4 प्रकार की भित्तियां थी, यहाँ पर केवल एक ही प्रकार की भित्ति होगी, इसलिए ये भित्ति का निर्माण करने वाली कोशिका है। दूसरी है गुरु बीजाणु जन कोशिका, तो ये किसका निर्माण करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी। तो बीजांडकाय की कुछ सेल्स आकार और कोशिका द्रव्य में बड़ी हो जाती है और प्रपशु सेल्स का निर्माण करती है। इन प्रपशु सेल्स में परिणत विभाजन होगा, एंटीक्लाइनल टाइप का डिवीजन होगा और दो प्रकार की कोशिकाएं बनाएगी, प्राथमिक भित्ति कोशिका और गुरु बीजाणु जन कोशिका। इसमें प्राथमिक भित्ति कोशिका से भित्ति का निर्माण होगा आगे जाकर के,
और गुरु बीजाणु जन कोशिका किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में कन्वर्ट हो जाएगी। अब किस प्रकार गुरु बीजाणु बनते हैं इससे, तो आगे देखेंगे हम। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती हैं दोस्तों, इससे दो प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, एक तो भित्ति का निर्माण करेगी। इसी में आगे देख लेते हैं। ये हो गया हमारा बीजांड का, ये कुछ सेल्स क्या है, समान प्रकार की कोशिकाएं हैं। इसमें जो ये प्रपशु कोशिका है वो दो प्रकार की कोशिका का निर्माण कर लेती है। ये दो प्रकार की कोशिकाएं हो गई। इसमें से ये कोशिका क्या बना लेगी, ये कोशिका तो बना लेगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, तो ये ही बदल जाएगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, और इसके ऊपर क्या है, भित्ति का निर्माण हो जाएगा। किसके द्वारा, प्राथमिक भित्ति कोशिका द्वारा। तो ये हो गया स्टार्टिंग में, इसको केंद्र में बना लेते हैं हम, ये वाली स्थिति हो गई। तो ये तो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और ये क्या हो जाता है, ये भित्ति हो जाती है इसकी। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की क्या गति होने वाली है वो हम आगे देखेंगे। ये क्या है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करेगी, आगे और डिवीजन करेगी। मातृ सेल, देखो गुरु बीजाणु मात्र सेल क्या है, अगुणित है या द्विगुणित है दोस्तों। तो देखिए बीजांड काय है द्विगुणित प्रकार का, प्रपशु कोशिकाएं क्या होगी, प्रपशु कोशिकाएं भी द्विगुणित ही होगी, क्योंकि इसमें जो सेल्स है वो एक दूसरे से कन्वर्ट हो रही है, इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, तो इसकी जो गुणिता है वो चेंज नहीं होगी। तो बीजांड काय 2n प्रकार का है, प्रपशु सेल्स भी 2n प्रकार की होगी, और इसमें जो परिणत विभाजन है वो एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है। तो वो भी क्या है, प्राथमिक भित्ति कोशिका भी 2n रहेगी, और गुरु बीजाणु जन कोशिका भी 2n प्रकार की रहेगी। अब गुरु बीजाणु जन कोशिका ही किस में बदल रही है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, तो ये भी 2n प्रकार की रहेगी। तो ये क्या है, 2n गुणिता वाली होती है। अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा दोस्तों, इसमें मियोसिस होगा, जिसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और लघु बीजाणु जनन की तरह ही यहाँ भी 4 प्रकार के गुरु बीजाणु बनेंगे। अर्धसूत्री विभाजन हो गया, और अर्धसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिकाओं से 4 अगुणित प्रकार की पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ भी 4 प्रकार के गुरु बीजाणु बनेंगे, और वो 4 गुरु बीजाणु है कैसे रहेंगे, इस प्रकार लाइन से व्यवस्थित रहेंगे, रेखिक रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो प्रत्येक गुरु बीजाणु है उसकी गुणिता क्या रहती है, इसकी गुणिता n प्रकार की रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये 4 प्रकार के क्या बन गए, ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये 4 गुरु बीजाणु बन गए, 4 गुरु बीजाणु किससे बनते हैं, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से। तो 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो गया। अब गुरु बीजाणु क्या ये चारों एक्टिव रहेंगे, नहीं, वहां पर तो चारों गुरु बीजाणु लघु बीजाणु थे जिन्हें हम परागकण बोल रहे थे आगे जाके, वो चारों एक्टिव थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 4 में से केवल एक ही गुरु बीजाणु एक्टिव रह पाता है, और बाकी के 3 है वो उस एक्टिव गुरु बीजाणु को क्या करते हैं, पोषण करते हैं। तो इनका क्या है, अपहासन हो जाता है या इनका डीजनरेशन हो जाता है, ये अपघटित हो जाते हैं। तो अगर हम मान के चले, इसमें अगर हम मान के चले कि देखो ये बीजांड काय था, बीजांड काय के ऊपर क्या होती है, अध्यावरण होते हैं, और अध्यावरण से डिसाइड होता है कि कहां पर बीजांड द्वार होगा और कहां पर निभाग होगा। अगर हम मान के चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ हम प्रतीप प्रकार के बीजांड को बेस मान के चलेंगे, तो प्रतीप प्रकार के बीजांड में नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ बीजांड द्वार होता है और ऊपर की तरफ निभाग होता है। तो जो ये 4 गुरु बीजाणु बनते हैं उसमें से जो क्रियाशील गुरु बीजाणु शेष रहेगा वो रहेगा निभाग वाला। तो निभाग की साइड में जो गुरु बीजाणु बनता है
वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है। तो इसमें से ये क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा। तो ये तो क्या है, एक्टिव है। और ये जो बाकी के 3 है ये क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय एवं अपहासित। तो 4 गुरु बीजाणु जो चतुष्क के रूप में है, रेखीय प्रकार की चतुष्क में उपस्थित है, वो उसमें से जो निभाग साइड का जो गुरु बीजाणु है वो क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा, और बाकी के क्या है, निष्क्रिय हो जाएंगे। अब ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है उसी को क्या बोलेंगे हम, क्रियाशील गुरु बीजाणु को हम बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम मादा युग्मकोद्भिद बोलेंगे। तो इसका आगे विकास होगा और इसको क्या नाम दिया जाएगा, मादा युग्मकोद्भिद। तो यहां पर एक नोट लिख लेते हैं हम, यहां पर एक नोट लिख लेते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। बनते हैं जो रेखीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित, यहां इस साइड में लिखेंगे दोस्तों। अब रेखीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं इनमें से निभाग की तरफ, निभाग याद रखना है, जो बीजांड का जो बेस पार्ट होता है, आधारीय भाग होता है, वो निभाग होता है, और उसी की साइड का जो गुरु बीजाणु है या जो मादा युग्मकोद्भिद है वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। इसमें से निभाग की तरफ का गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। निभाग की तरफ का गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। अब ये वाली बात हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट बिंदु होगा वो हो जाएगा मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश। तो हमारा अगला बिंदु होगा दोस्तों भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक, और इसी को हम बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने किसका निर्माण किया, एक 4 प्रकार के गुरु बीजाणुओं का निर्माण किया, जिसमें से हमने देखा था कि जो फर्स्ट टाइप, पहला जो गुरु बीजाणु है वही सक्रिय रह पाता है, बाकी के 3 गुरु बीजाणु है वो क्या हो जाते हैं, अपहासित हो जाते हैं। तो जो सक्रिय गुरु बीजाणु है उसकी जो आगे की जो विकसित स्टेज है, विकसित जो स्टेज है उसको क्या बोलेंगे हम, भ्रूण कोश बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु की विकसित संरचना क्या कहलाती है, भ्रूण कोश कहलाती है दोस्तों। अब ये जो सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु है, सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु है, ये किसके रूप में काम करेगा,
यह भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका के रूप में काम करेगा। वहां पर हमने देखा था लघु बीजाणु के रेफरेंस में या पराग कण के रेफरेंस में कि पराग कण क्या होता है, वो लघु बीजाणु पराग कण क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका क्या है, परागकण। उसी तरीके से जो सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु है, ये क्या है, यह है मादा युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें मादा युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्राप्त करनी है या इसे प्राप्त करना है तो हमें किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु से। तो सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु से किस प्रकार भ्रूण कोश का निर्माण होगा वो हम अभी देखने वाले हैं दोस्तों। अब भ्रूण कोश में के निर्माण के लिए क्या होता है, इस सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु में मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं, मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं, फ्री न्यूक्लियस डिवीजन होता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो मुक्त केंद्र के विभाजन होता है उसमें पहले क्या है, जितने भी डिवाइडेशन होंगे या जितने भी डिवीजन होंगे वो किस में होंगे, केंद्रक में होंगे। उस पर किसी प्रकार की कोशिका झिल्ली अथवा कोशिका भित्ति नहीं आएगी। तो सबसे पहले केंद्रक डिवाइड हो जाएंगे और उसके बाद उन पर क्या आएगी, कोशिका भित्ति। तो भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण कोश के का विकास सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु में मुक्त केंद्र के विभाजन से होता है। अब हम इसे एक डायग्राम से समझेंगे किस प्रकार मुक्त केंद्र के विभाजन होगा। तो ये मान के चलो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास था गुरु बीजाणु चतुष्क, उसमें से जो एक गुरु बीजाणु है, एक गुरु बीजाणु है वो क्या रहता है, सक्रिय रहता है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो गुरु बीजाणु है वो सक्रिय हैं और बाकी के जो गुरु बीजाणु बने थे वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय। तो ये क्या हुआ, सक्रिय गुरु बीजाणु। अब इस सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या होगा, इसमें मुक्त केंद्र के विभाजन होगा। तो यहां देख लेते हैं, केवल केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में क्या होगा, मुक्त केंद्र के विभाजन होगा। ये एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है जिसमें केंद्रक दो भागों में डिवाइड हो जाएगा और क्या होगा, इस पर कोशिका भित्ति नहीं आएगी। तो एक केंद्रक से कितने केंद्रक बनेंगे, दो केंद्रक बनेंगे और ये दोनों केंद्रक है आगे एक बार फिर मुक्त केंद्र के विभाजन करेंगे। तो दो से कितने बने, चार बन गए दोस्तों। तो ये चार केंद्रकों का निर्माण हो गया और एक बार फिर इनमें क्या होता है, फिर मुक्त केंद्र के विभाजन होगा। तो इस प्रकार आठ मुक्त केंद्रक प्राप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब है तीन प्रकार के मुक्त केंद्र के विभाजन से 8 केंद्रक मिलते हैं हमें। तो
ये जो मुक्त केंद्र के विभाजन होंगे कितने होंगे? 3 होंगे। इनकी संख्या कितनी होगी? 3 होगी, याद रखनी है। अब ये किस प्रकार डिवाइड होता है ये देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहले देखो, केंद्रक डिवाइड हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस कोशिका में और क्या घटित हो रहा है? इस कोशिका के द्वारा ये जो हमारे पास गुरु बीजाणु है उसकी जो सेल है उसमें क्या होता है? रिक्तिका का फॉर्मेशन भी होने लग जाता है और ये जो सेल है वो इलोंगेटेड होने लग जाती है, अर्थात उसका दीर्घीकरण स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही प्रथम विभाजन होगा, इसमें प्रथम मुक्त केंद्र के विभाजन होगा, इलोंगेटेड हो जाएगी ये। इलोंगेटेड होने की वजह से और रिक्तिका निर्माण की वजह से ये जो केंद्रक बनते हैं वो किस ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं? इसमें किस तरफ चले जाते हैं? ध्रुवों की तरफ। तो ये है हमारे पास इलोंगेटेड सक्रिय गुरु बीजाणु और इसमें जो एक केंद्रक है उसका पहला प्री सेंट्रल डिवीजन हुआ और इससे क्या बने? 2 केंद्रक बने और ये दोनों केंद्रक कहाँ पहुंच गए? ये 2 केंद्रक निर्मित हो गए दोस्तों और ये दोनों कहाँ पहुंच गए? विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि इसमें किसका निर्माण हो जाता है? इसमें रिक्तिका का निर्माण हो जाने की वजह से। अब है सेकंड, इसकी आगे वाली स्टेज बता रहा हूं मैं। यहां पर केंद्र कहां पहुंच गए? ध्रुवों की ओर पहुंच गए। अब ये यहां तक क्या हुआ? पहला मुक्त केंद्र के विभाजन हो गया। इसके बाद एक और मुक्त केंद्र के विभाजन होगा, अर्थात दोनों केंद्रक एक एक बार और डिवाइड होंगे। तो दोनों ध्रुवों पर कितने केंद्रक हो गए? 2-2 केंद्रक का निर्माण हो गया। इसके बाद और डिवीजन होगा इसमें, क्योंकि हमने 3 मुक्त केंद्र के विभाजन पढ़े हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब कौन सा होगा? तीसरा। तो तीसरा मुक्त केंद्र के विभाजन हुआ और यहाँ प्रत्येक ध्रुव पर कितने केंद्रक हो गए? 4 केंद्रक हो गए दोस्तों। अब इन 4 केंद्रक में से एक एक केंद्रक प्रत्येक सिरे का जो एक केंद्रक है वो कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। तो आगे वाली स्टेज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो आगे वाली स्टेज में ये 3 केंद्रक एक सिरे पर रह गए और ये 3 केंद्रक ही दूसरे सिरे पर रह गए और जो इनका एक एक केंद्रक है वो कहाँ पर आ जाता है? सेंटर में आ जाता है दोस्तों। तो ये सेंटर में आ गया, मध्य में आ गया। अब यहां तक क्या खत्म हुआ? यहां तक मुक्त केंद्र के विभाजन और इन केंद्रकों का सुव्यवस्थित होना समाप्त हो गया, अर्थात जो ये डिवाइड हुए सबसे पहले और उसके बाद में क्या हुआ? ये भ्रूण कोश में जो ये विकासशील भ्रूण कोश है इसमें क्या है? व्यवस्थित हो जाते हैं दोस्तों। अब इसके बाद इन केंद्रकों पर किसका निर्माण होगा? कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। कोशिका भित्ति क्यों बनेगी? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पादप और पादपों में सबसे बाहर क्या होती है? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। तो 3 कोशिकाएं बनेगी इधर इस साइड में, ये 3 कोशिकाएं हो गई और इस साइड में भी 3 कोशिकाएं हो गई। ये 3 भित्तियां इस साइड में निर्मित हो गई और 3 ही इस साइड में निर्मित हो गई और बीच में दोनों केंद्रकों पर एक कॉमन कोशिका भित्ति आ जाती है। कॉमन कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है और ये अगली स्टेज हमें ये प्राप्त हो जाती है दोस्तों। और इसी स्टेज को या इसी स्टेप को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं भ्रूण कोश। क्या बोल देंगे? भ्रूण कोश। ये है भ्रूण कोश।
अब इस भ्रूण कोश के बारे में हमें देखना है कि इसकी क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या स्पेशलिटी है, ये किस प्रकार का निर्माण है। तो भ्रूण कोश क्या है, एक मादा युग्मकोद्भिद की तरह काम करता है और भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका क्या कहलाती है, सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु कहलाती है दोस्तों। तो हमें प्राप्त हो गया ये भ्रूण कोश। अब हम इस भ्रूण कोश के बारे में देखेंगे एक एक करके, इसके बारे में क्या पॉइंट्स है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सबसे पहला पॉइंट, इसके निर्माण हेतु हमने कितने मुक्त केंद्र के विभाजन किए थे, हमने 3 मुक्त केंद्र के विभाजन किए थे दोस्तों। और कितने केंद्रक दिख रहे हैं इसमें, इसमें टोटल हमें 8 केंद्रक दिख रहे हैं। और कितनी कोशिकाएं दिख रही है, देखो 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर दिखाई दे रही है और 3 नीचे की ओर दिखाई दे रही है और बीच में केवल 1 कोशिका दिखाई दे रही है। इस कोशिका को क्या नाम देंगे हम, बीच वाली को द्वितीयक केंद्रक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक कोशिका। और जो ऊपर की साइड में है, अगर मैं मान के चलूं कि ऊपर की ओर क्या है, निभाग है, क्या है, निभाग वाला भाग है, और नीचे क्या है, बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार। अगर मैं ये इंडिकेशन मान के चलूं, ये संकेत मान के चलूं कि नीचे की ओर क्या है, बीजांड द्वार, और ऊपर की ओर क्या है, निभाग, तो ऊपर वाली कोशिकाएं क्या कहलाएगी, ऊपर वाली कोशिकाओं को, तीनों कोशिकाओं को क्या नाम देंगे हम, प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और ये जो नीचे की सेल्स है, नीचे की सेल्स को नाम देते हैं अंड समुच्चय या अंड उपकरण। अंड समुच्चय। तो भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं बनी, 7 कोशिकाएं बनी। और कितने केंद्रक बने, 8 केंद्रक बने। और उनके क्या क्या नाम हुए दोस्तों, जो निभाग की तरफ है उनको प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं, जो बीच में है उनको द्वितीयक केंद्रक कोशिका बोल रहे हैं, और जो साइड में है, कहने का मतलब बीजांड द्वार की ओर है, उनको क्या बोल रहे हैं, अंड समुच्चय बोल रहे हैं। अब इसमें एक और बात आती है, हमने देखा था कि सक्रिय गुरु बीजाणु क्या था, अगुणित प्रकार का था, मतलब हेप्लॉइड टाइप था। और इसमें डिवीजन कैसे हुए थे इसके केंद्रक में, इसमें जो भी डिवीजन हुए थे वो हुए थे समसूत्री प्रकार के। समसूत्री प्रकार के में गुणिता चेंज नहीं होती है। तो यहां तक सभी केंद्रक क्या है, अगुणित बने हुए थे। लेकिन ये जो बीच वाला केंद्रक है उस पर वो दोनों क्या है, एक जगह आ जाते हैं और उन पर एक कॉमन कोशिका भित्ति आ जाती है। इसलिए इसकी जो गुणिता है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो इसकी गुणिता क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी, और इनकी क्या होगी, n होगी दोस्तों। और अंड समुच्चय में भी जो प्रत्येक कोशिका है वो n गुणिता रखेगी। अब इनमें पॉइंट्स देख लेते हैं आगे के। तो भ्रूण कोश में, विकसित भ्रूण कोश में आठ केंद्रक व 7 कोशिकाएं उपस्थित होती है, 7 कोशिकाएं पाई जाती है। ये याद रखना है दोस्तों, एज इट इज 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। और हमें स्टेप बाय स्टेप अगर सारी चीजें याद है, इसकी स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में फिट है, तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। अब हमने देखा कि भ्रूण कोश में कितने केंद्रक है, 8 केंद्रक। तो कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और कितनी कोशिकाएं हैं, 7 कोशिकाएं। तो 3 ऊपर
3 नीचे और 1 बीच में, तो कितनी कोशिकाएं हो गई? 7 कोशिकाएं। अब 7 कोशिकाओं में से भी एक तो क्या होती है? द्वितीयक। एक क्या होती है? एक कोशिका द्विगुणित होगी 2n, और शेष 6 कितनी क्या होगी? शेष कोशिकाएं n प्रकार की होगी। क्यों हुई? क्योंकि इसमें जो बीच में जो कोशिका है उसकी जो हमें गुणिता दिख रही है वो क्या है? द्विगुणित है। और इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक कोशिका। तो जो भ्रूण कोश है उसमें 7 कोशिकाओं में से एक कोशिका द्वितीय केंद्रक कोशिका होती है और उसकी गुणिता कितनी होती है? 2n। और बाकी की जो 6 कोशिकाएं हैं उनकी गुणिता कितनी होगी? n होगी। अब इसके बारे में दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। यहां देखो दोस्तों, भित्ति से सटी हुई कितनी कोशिकाएं आपको यहां दिखाई दे रही है? भित्ति से सटी हुई जो भ्रूण कोश की जो भित्ति से कितनी कोशिकाएं हैं वो लगी हुई हैं। तो देखो दोस्तों, 1 2 3, ये तीनों कोशिकाएं भित्ति से लगी हुई है और नीचे की तीनों कोशिकाएं भित्ति से लगी हुई है। तो भ्रूण कोश में कुल 6 भित्तीय संलग्न कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें भित्तीय संलग्न कोशिकाएं कितनी होगी? 6, याद रखना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो अंड समुच्चय है इसमें कौन कौन सी कोशिका होगी, प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या है और द्वितीय केंद्र कोशिका क्या है। ये है हमारे पास एक विकसित प्रकार का भ्रूण कोश, जिसमें बीच में 2 केंद्रक है, उन पर कोशिका भित्ति है जिसे द्वितीय केंद्रक कोशिका बोल रहे हैं, और साइड में भित्ति से संलग्न 3 कोशिकाएं हैं, और नीचे की ऊपर नीचे की तरफ भी भित्ति से संलग्न 3 कोशिकाएं हमें दिखाई दे रही है। ये क्या हो गया? भ्रूण कोश हो गया। और ये जो नीचे का जो बिंदु है, नीचे का जो बिंदु है, ये लाइन है, वो किसको दिखा रही है? बीजांड द्वार को दिखा रही है दोस्तों। तो ये क्या हुआ? ये नीचे का अंड समुच्चय हो गया। इसमें जो बीच वाली कोशिका है उसको बोलते हैं अंड कोशिका, और इसकी गुणिता कितनी होती है? n होती है। और बाकी की जो दोनों कोशिकाएं होती है उनको बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। इनकी गुणिता भी क्या होती है? n होती है। ये द्वितीय केंद्रक कोशिका है इससे ही। और ये क्या थी? ये सभी प्रतिमुखी सेल्स कहलाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। इनकी गुणिता क्या है? n है। दोस्तों, अब हमें दोनों चीजें मिल गई, लघु युग्मकोद्भिद मिल गया, और लघु मतलब नर युग्मकोद्भिद मिल गया, और मादा युग्मकोद्भिद भी मिल गया। अब हमने दोनों के बारे में स्टडी कर ली। अब इनकी आगे जाके क्या गति होने वाली है वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। इससे पहले हमें 2 नोट देखने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
ये नोट हो जाएंगे। पहला नोट है हमारे पास भ्रूण कोश का विकास अधिकांश आवर्तबीजियों में एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार का होता है। एक बीजाणुज पॉलीगोनम प्रकार का होता है। ये याद रखना है, मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम। मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप का विकास होता है किसमें? इसका भ्रूण कोश का। और आवर्त बीजियों में ये डेवलपमेंट होता है दोस्तों। और हमने जो भ्रूण कोश का विकास या पराग कोश देखा था, उसमें उसका विकास देखा था दोस्तों। तो किस प्रकार का होता है? वो होता है सुबीजाणुधानीय प्रकार का, यूस्पोरेंजिएट प्रकार का। तो पराग कोश का विकास, पराग कोश याद होगा आपको, पुंकेसर का शीर्ष भाग था ये। पराग कोश का विकास सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है। यूस्पोरेंजिएट जिसे बोलते हैं। प्रकार का होता है। ये दोनों चीज याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई मिस्टेक करवाना चाहता है एग्जामिनर, तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके अग्रज हो चाहे अनुज हो, वो नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर 12th क्लास में हो, उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करें। ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाए दोस्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।